नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपको ज्ञानेश कुमार की ज्ञान की गंगा की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। देश का बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है टेलीग्राफ। अभी भी जिन संस्थानों की रीढ़ की हड्डी मजबूत बची है उसमें टेलीग्राफ का नाम सामने आता है। टेलीग्राफ के संपादक पूर्व संपादक रहे हैं आर राजगोपाल जी। उनसे मैंने बातचीत की है और जो कहानी है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने मार्च में कलकत्ता में अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की अर्जी दी। 100 दिन, 3 महीने से ज्यादा हो गए। पुलिस रिपोर्ट नहीं लग पाई है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ। और पुलिस रिपोर्ट ने कहा गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 27 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे बंगाल में, और उसके आधार पर राजगोपाल जी का नाम भी काट दिया गया। सोचिए, सबसे बड़े बंगाल के अखबार के पूर्व संपादक का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। सबसे दुखद पहलू यह है कि उनकी बेटी की शादी अप्रैल में कैलिफोर्निया में होनी थी। शादी हो गई, पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ, इसलिए वो जा नहीं पाए। एक बड़े अखबार के संपादक की कहानी है। मेरे और आपके जैसे लोगों की या और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की जिंदगी इस सरकार ने कितनी मुश्किल भरी बना दी है, कितनी नरक भरी बना दी है, और सरकार को इससे क्या मिलता है। मैं आज आपको इस बहादुर संपादक पूर्व संपादक टेलीग्राफ के उनसे बातचीत सुनवाता हूं। और ये बातचीत आपको सुन के समझ में आएगा कि ये जो गोदी मीडिया है ये क्यों रेंगने लगी, और ये सरकार आपको किन किन चीजों में उलझाना चाहती है। चलते हैं राजगोपाल जी के पास। राजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मेरा सौभाग्य कि मैं देश के इतने शानदार, इतने होनहार टेलीग्राफ के संपादक से आज बात कर पा रहा हूं। टेलीग्राफ अपने आप में पत्रकारिता की जीती जागती मिसाल है। इस दौर में जब बोलना मना है, लिखना मना है, ऐसे में टेलीग्राफ ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया है। और सौभाग्य तो मेरा ही है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और दुर्भाग्य है कि ऐसे विषय पे बात कर पा रहा हूँ जो बड़ा दुखदायक है कि आपको जो जो परेशानियां सामना करनी पड़ रही हैं वो शायद इस देश के करोड़ों लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं कि देखिए, देश के एक बड़े अखबार का जो संपादक रहा है, सालों साल अखबार का संपादक रहा है, उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कैसे चल पा रहा है। राजगोपाल जी, पहले आप अपनी पूरी बात बताइए, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, क्या हो गया थे, ये SIR जो बंगाल में शुरू हुआ अक्टूबर में, मे बी मैं उस टाइम केरल में था। मैं केरल का है, मगर 30 साल से ज्यादा से मैं बंगाल में रहता हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ। मेरा फैमिली भी है कलकत्ता में। सो अक्टूबर में केरल में था। सो उस टाइम SIR का बात सुना। मैं BLO, इधर BLO था हमारा, ब्लॉक ऑफिसर था, उसको फोन कर दिया। वो बोला आप ऑनलाइन में एक कीजिए। सो ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करने का टाइम में मेरे को समझ में आया मेरा नाम 202 का लिस्ट में नहीं है, नहीं मिला। सो वो हो सकता है, मैं उस टाइम और नौ यंग था, इसलिए मैं कलकत्ता में था पहले, देन बॉम्बे में था, दिल्ली में था। इसलिए काम का जर्नलिज्म के ऊपर में 1 साल बॉम्बे में, इसलिए हो सकता है मैं 2002 में मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, हो सकता। मगर मेरे को सब आश्चर्यजनक हुआ कि मेरा पिताजी, वो केरल का एक प्रोफेसर था, उसके बाद गांधी स्मारक निधि का सेक्रेटरी था, वो गांधीयन था। वो बहुत सोशली कमिटेड एक सिटीजन था। सो उसका नाम भी 2000 लिस्ट में, केरल में कभी कई लिस्ट में उसको बहुत, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। सो इसका मतलब का मेरा वो मैपिंग नहीं कर सकता। सो इलेक्शन कमीशन का रूल का, SIR का रूल का अनुसार आप अगर सेल्फ का नाम होना चाहिए, नहीं है तो पेरेंट्स का नाम, नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स का। सो मेरा शुरू, माय फादर वाज अलाइव इन 2002, ही पास्ड अवे इन 2016। सो मैं BLO को बोला मेरा नाम तो मैपिंग में नहीं आ रहा। सो बोले वो ठीक है, आप नाम डाल दीजिए, उसके बाद क्या होगा, आपको अंडर एडजुडिकेशन करके लिस्ट में आपका नाम चले जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने बोला था 11 डॉक्यूमेंट्स, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया। ये 11 डॉक्यूमेंट से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, एनी वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कीजिए, ठीक हो जाएगा। सो उस टाइम में जब वो अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट आया,
उस टाइम मैं सबमिट किया मेरा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उधर मेरा एज है, एड्रेस है, फादर्स नेम है, सब है। उसके बाद ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके एक टेस्ट बंगाल में हुआ, बाकी स्टेट में वो पता नहीं हुआ नहीं। वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से मेरा नाम एक्सक्लूड हुआ। इसका मतलब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, कुछ कॉमा हो सकते हैं, कुछ एडिशनल कुछ वर्ड हो सकते, इसलिए वो मशीन रीडिंग में वो सब पकड़ता है और वो डिलीट करता है, ऐसा मेरा नाम। सो उसका अगेंस्ट में अपील फाइल किया है। सो 27 लाख पीपल, एक्चुअली 32 लाख लोग अपील फाइल किए, वो अपील पेंडिंग में है। इस टाइम में मैं मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल नया पासपोर्ट नहीं, रिन्यूअल के लिए दोबारा रिन्यूअल के लिए मैं 2005 में ओरिजिनल लिया था, 10 साल का पहले 2015 में रिन्यू किया, अभी एक्सपायर होगा, रिन्यू करके दिया। और पासपोर्ट ऑफिस में बायोमेट्रिक सब बहुत स्मूथ था, 20 मिनट में सब चला गया। मगर जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है बालीगंज, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम भी कलकत्ता में बालीगंज है, हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पुलिस स्टेशन का नाम भी बालीगंज पुलिस स्टेशन। उधर पुलिस वेरिफिकेशन टाइम में पुलिस बोला आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो नहीं होगा पुलिस वेरिफिकेशन। फिर भी मैं बोला बट ऐसा कोई आप कुछ कागज दिखाइए, कहाँ है ऐसा रूल ऐसा, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र का पोर्टल में ऐसा नहीं बोल रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का नहीं बोल रहे, कहीं नहीं बोल रहे वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी है, पासपोर्ट रिन्यू करें। सो बोले वो आप आई पुलिस स्टेशन में आई, मैं उधर गया। सो बोला आपका बाकी सर्टिफिकेट्स, मेरा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फादर का डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाउस प्रूफ, यूटिलिटी बिल, ये सब में लेकर वापस आए। मगर ये जून 17 में ऑफिशियली पासपोर्ट के अंदर लिखा मेरे को, अब पुलिस आपका अगेंस्ट में एडवर्स रिपोर्ट फाइल किया है, उसमें कारण दिखाता है आपका SIR से नेम डिलीट हुआ, इसलिए आप तुरंत हमको मिलिए, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बोला। सो मैं अपॉइंटमेंट ढूंढा और मेरे को अपॉइंटमेंट ले गए, जुलाई 17 में अपॉइंट हुए। मगर कल जून 27 में मेरे बायोमेट्रिक्स के बाद 100 दिन पूरा सेंचुरी पूरा हुआ। तो बहुत ये मेरा इंडिविजुअल इशू में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है, मगर मेरा पासपोर्ट, मगर बंगाल में लाख लोगों को वेलफेयर मेजर्स नहीं मिल रहे डिलीट की वजह से। कल इधर एक डिलीटेड वोटर्स का कन्वेंशन था, उधर एक लेडी बोल रहा था, आज रिपोर्ट में न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो लेडी बोल रहा था उसका नाम SIR से काट लिया और उसका एक बच्ची हुआ है, बेबी हुआ है अभी न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे क्योंकि माता जी का नाम SIR में नहीं है। दूसरा और एक आदमी बोल रहा उसका रेशन कार्ड काटेगा, वो ऐसा धमकी दिया है। तीसरा आदमी बोले मेरे को उसको डर है, उसका बैंक अकाउंट फ्रोज करेगा। मेरा पूरा पॉलिसी का ऊपर एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन चल रहा है, एक क्लैरिटी होना चाहिए ना, इसलिए मैं कल वो लिखा, ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरत है। राजगोपाल जी, आप समझिए कि आप इतने बड़े अखबार के संपादक रहे हैं, सालों साल संपादक रहे हैं, सब पूरा बंगाल आपको जानता है, पूरा देश आपको जानता है। आपके लिए इतनी परेशानी है SIR में नाम काटना, जोड़ना, पासपोर्ट रिन्यूअल कराना, इस देश में एक ऐसा तंत्र क्या आपको लगता है खड़ा कर दिया गया है कि जहां पे आम आदमी सिर्फ इस सरकारी सिस्टम में एक के बाद एक परेशानी में फंसता चला जा रहा है? कभी आधार कार्ड में कोई नाम की प्रॉब्लम, कभी पासपोर्ट में प्रॉब्लम, और SIR को लेकर तो जो टारगेट किया जा रहा है, मैं तो सोचता था केवल खास तौर से वही व्यक्ति टारगेट हैं जो एक विचारधारा के बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन SIR में किसी का भी नाम काट दिया जा रहा है। और फिर वो इतना मुश्किल प्रक्रिया हो गई है कि आम आदमी जोड़ नहीं सकता। क्या इस देश में अब यही चलेगा कि अगर पासपोर्ट रिन्यूअल भी कराना है तो उसको पसीने आ जाएंगे, पासपोर्ट को अब तो वैलिड मानने से भी मना कर दिया गया है? ये सब क्यों हो रहा है? कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों परेशान कर रही है इतना? See, it is very clear why they're doing it. The thing is, again, I'm saying to create a policy confusion बना के उसका बाद ये ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस ऑफिसर को बाकी सबको इतना पावर्स दे रहे हैं, पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है तो किसी की रूल बोल के SIR का नाम नहीं है तो वो मत दो, वो मत दो, वो मत दो। सो कल वो बोलेगा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रही थी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। ये ऑपोजिशन पार्लियामेंट, दिस कैन बी क्लैरिफाइड ओनली बाय either the Supreme Court or the Parliament. I don't think anybody else can do anything about it. This has become an all India issue, and right now people think it is only for Bengal. शुद्ध बंगाल में ऐसा नहीं है, बिहार में भी शुरू हुआ है छोटा छोटा, आसाम में भी हो रहा है, और बाकी जगह में अभी तो कर्नाटका में SIR शुरू हो रहे हैं।
कर्नाटक में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, फिर भी उधर का चीफ मिनिस्टर का वो सच है पता नहीं। एक एक न्यूज आइटम मैंने देखा था, उधर चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं उधर भी एसआईआर नाम नहीं है तो आपको वेलफेयर ये डिक्लाइन कर सकते हैं। वो सबको एनकरेज करने के लिए, सबको एसआईआर फॉर्म फुल करने के लिए एनकरेज करने के बोला या नहीं पता नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी इज देयर दैट आप जैसे बोले पूरा लोगों को एक ना दूसरा इसके पूरे एक माहौल बना के उधर एक टेंशन में रहना है। सो इफ यू रिमेन इन परपेचुअल टेंशन यू विल नॉट प्रोटेस्ट एनीथिंग, यू विल नॉट अपोज एनीथिंग, यू नो। दिन में पूरा टेंशन, रात में वर्ल्ड कप फुटबॉल देखो, यही हो गया हमारा सिचुएशन। राजगोपाल जी, आप मानते हैं कि सरकार को लगता है कि आदमी ज्यादा परेशानी में रहेगा तो वो मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। अब राजगोपाल जी कुछ लेख लिखे, उससे पहले उनको इतना परेशान कर दो वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए चक्कर लगाते रहे, घूमते रहे, तो आदमी कहाँ मौलिक अधिकारों की बात करेगा, परेशानी की बात करेगा। जिंदगी को उलझा के रख दो, सरकार ये चाहती है क्या? ऐसा ही अनुमान और क्या सकता है। मेरा केस तो लेगा, इंडिविजुअल केस बोलना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा मैं फरवरी से अभी कितना महीना है, फरवरी से मैं कुछ नहीं किया है। सभी दिन में यही मैं सुबह में जाके मेरा पुराना डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे। मैं मेरा माता जी 1978 में वो कसका देहांत हुआ, 1978, जस्ट मेरे को 10 साल था। तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी मैं मुझको नहीं जानता था, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन स्कूल पे। सो ये सब ढूंढ के उसका स्कूल में मैं 2 दिन लास्ट वीक में उसको स्कूल ढूंढ के उसको लिखा। 1959 में मेरा माता जी ने स्कूल के पास आपको रजिस्टर थोड़ा चेक करके कुछ फोटोकॉपी मिल लेते बहुत। सो वो ढूंढ कर दिया। सो अभी मैं मेरा पिताजी का ऐसा चल रही है, मेरा पूरा दिन इसमें भी चल रहा है अभी फरवरी से। यही है, सुबह में उठ के मेरा स्टेटस चेक करेगा, पेंडिंग, आप ही में देखेगा पेंडिंग, और पासपोर्ट चेक करेगा पेंडिंग, एवरीथिंग इज पेंडिंग, पासपोर्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग। उसके बाद मैं मेरा 1950 कितना साल है, मैं मेरा का जन्म होने का 10 साल पहले क्या हुआ उसका ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। यही है हमारा हाल। राजगोपाल जी, बंगाल में 27 लाख वोट कटे हैं। आपको लगता है कि किसी दुर्भावना के तहत वोट काटे गए? चुनाव में जो हार जीत हुई उसके लिए एक बड़ी वजह बनी एसआईआर? ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी का ऊपर में बिना प्रूफ बोलना उचित नहीं है, मगर मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं बंगाल में 30 ईयर्स से बंगाल में रहना है, ये सेम एड्रेस में 23 ईयर्स में मैं रहना है। 2010 से मैं इधर का वोटर है, और मेरा वोट ऐसे काट सकते तो सो मैं क्या सोचेगा, आप बोलिए, और क्या सोचेगा? और कुछ मेरा वोट सोचे काटेगा तो मेरे ऊपर कुछ, मैं कभी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किया है, कुछ ईडी रेट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सो किसका ऐसा एक वेरी कॉमन आदमी का ऊपर, आम आदमी का ऊपर हो सकते तो हम और दूसरा अनुमान क्या सोच सकते हैं? आप बोलिए, और कुछ थ्योरी हमारे ऊपर नहीं है, मन में नहीं आ रहे हैं कुछ। राजगोपाल जी, बंगाल के माहौल को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है कि जिस तरह से वहां पे बदले की कार्रवाइयां दिख रही हैं, जिस तरह से कुछ मिनिस्टर्स पे, पूर्व मिनिस्टर्स पे हमले हुए, टीएमसी के नेताओं पे हमले हुए, बंगाल की पॉलिटिकल फिजा बदले वाली हो रही है। डेवलपमेंट की जगह ये नफरत वाली बातें हो रही हैं। ये सब बंगाल के लिए क्या ठीक है? एकदम ठीक नहीं है, मगर इसको मैं बोलेगा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि ऐसा एक अटैक हो सकता है, लोग बहुत नाराज है पूरा गवर्नमेंट से। सो मीडिया का काम का है, मीडिया का काम करना, मीडिया को ढूंढना पड़ेगा कौन अटैक कौन कर रहा है सब, कौन है, उसका पिक्चर्स विजिबल है, वीडियो विजिबल है। सो हम लोग क्या करें उधर एज ए जर्नलिस्ट, आपका क्या करें, आप उधर वो जगह जाके टूटेगा कौन आदमी ये सब कर रहा है। उसमें हमको समझ में आएगा ये स्पॉन्टेनियस था और कोई इंजीनियर था, ये लोगों का बैकग्राउंड क्या, ऐसा कुछ एटलीस्ट इन इंग्लिश मीडिया हियर मैं ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं देख रहे। सो ये सब अगेन मैंने वो हमारा मीडिया का जॉब है तो भोंकना, मैंने टू बार्क। इफ ए वॉचडॉग डज नॉट बार्क then that means something is wrong, isn't it? That is what I'm asking. राजगोपाल जी, लोग मान रहे थे कि टेलीग्राफ भी बहुत निशाने पर आएगा, क्योंकि टेलीग्राफ की जो हेडिंग्स होती थी वो पूरे दुनिया में बड़ा तहलका मचाती थी, और सत्ता के खिलाफ मुखर होकर लिखने में टेलीग्राफ का नाम बहुत आगे आता रहा है। आप टेलीग्राफ के संपादक रहे हैं सालों साल।
क्या निशाने पे अब टेलीग्राफ भी आएगा? ना अब मुझको ऐसा नहीं लगता है। जो मेरे को 2023 एंड में मेरा एडिटरशिप को से मेरे को प्रमोट करके एडिटर लार्ज बनाए। वो एक ऐसा कॉमन डेसिग्नेशन नहीं है, है पहले पर उतना कॉमन नहीं, एडिटर लार्ज दिया। सो उस टाइम से 2023 एंड से मेरा वो ये सब आप जो बोला, that type of journalism, there's a change in that thing. So I don't think कुछ कारण है नया गवर्नमेंट को, ये नया, मैं बोला कि नया गवर्नमेंट को नया टेलीग्राफ टारगेट करने का कुछ मैंने रीजन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो देश की मीडिया की हालत हो रही है, खुद वो कम्युनल हो रही है, देश में ऐसे मुद्दों पर प्राइम डिबेट हो रही है जिन मुद्दों से बात ही भी नहीं करना चाहिए। आपने तो इतना लंबा समय पत्रकारिता में गुजारा है, मैंने भी 35 साल गुजारे हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं था कि मीडिया के लोग कम्युनल भावना को भड़काएं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को कहती है, हालांकि वो खुद को कहती है क्योंकि सब तो डिजिटल पर आ गए हैं और डिजिटल में इनको कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा, लेकिन तब भी ये जो टीवी चैनल हैं इसमें जितना नफरत का माहौल है दिख रहा है आपको। सरकार की दिन भर स्तुतिगान, सरकार की चमचागिरी, ये दिख रहा है। ऐसा माहौल की कभी कल्पना मीडिया के प्रबुद्ध लोगों ने नहीं की होगी, आप जैसे लोगों ने नहीं की होगी। क्या कारण मानते हैं? केवल पैसे का प्रभाव है, डर का प्रभाव है? क्यों हो गई देश की मीडिया ऐसी? हाँ, नहीं सी आप जो बोला ये मेनली अप्लाई टू टेलीविजन चैनल और लेगेसी मीडिया। नया ऑनलाइन मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर, मैं बोलना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा जर्नलिज्म। सो क्यों ऐसा हुआ? पहले जनरल एक व्यू था गवर्नमेंट से एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है इसलिए उसे, मेरे ख्याल से वो फिगर्स ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। ये लोगों जो लोग ये सब कर रहे हैं, सब नफरत फैलाते हैं, उसको ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये गलत ये है। सो फाइनली आपको देखना पड़ेगा ये सब कंपनी का ऑनरशिप स्ट्रक्चर। ये जो ये हेट फैलता है, ये स्तुति गा रहा है, इसका ऑनरशिप देखने से आपको समझो दो चीज है। एक चीज होगा पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत वो इंडस्ट्रियल को और इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट है, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है, सो बिजनेस वेंचर है, सो वो सब वो रिस्क में नहीं लेगा, इसलिए डर से कर से बोलेगा। दूसरा एक टाइप है, बहुत सबसे डेंजरस लोग है, वो लेगेसी मीडिया, पुराना हमारा फ्यूडल सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग कास्ट से, रिलीजन से, इकोनॉमिक ऐसे बैकग्राउंड, सब हमारा फ्यूडल सिस्टम का वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो लोग का अंदर में वो नफरत था, अंदर में वो पॉइजन था, अंदर में टॉक्सिटीज था। वो हमको फ्रीडम मिलने के बाद वो 50 साल सब अंदर रख के उन लोगों को फंक्शन करना पड़ेगा। बहुत मीडिया लोग बोले हम लोग सेकुलर है, बहुत मीडिया मालिक लोग हम लोग सेकुलर है, वो सब है। मगर जब 2014 से जब वो उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया था, अभी हवा बदल गया। अभी वी कैन विदाउट फियर we can bring out our poison and we can spew poison. So it is these people who are most dangerous, and they are doing it. And if you're doing it for personal gain, we can somehow control it. Okay, but this is not for personal gain, it's for personal satisfaction. It's a very बहुत खतरनाक चीज है ये। पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नफरत फैलना, वो उसका क्योर करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजगोपाल जी, देश के हालात ऐसे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, मुझसे बातचीत की, थैंक यू। ये थे राजगोपाल जी, और पूरी बात सुनी, और मुझे यकीन है ये बात सुन के आप दहल गए होंगे। भला ऐसे भी कहीं होता है? बंगाल में चुनाव किस तरह हुआ ये आप समझ गए होंगे, किस तरह नाम काटे गए ये भी आप राजगोपाल जी की कहानी समझ गए होंगे। आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां या तो आ चुकी होंगी या आने वाली होंगी। सरकार चाहती है आप उलझ के रहें, जिससे केवल आप अब्दुल की चूड़ी टाइट कैसे हो इस पे फोकस रखें, बाकी विकास की बातें ना हो। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अपनी राय से अवगत कराइएगा।